आप सभी को नमस्कार। आज जिस विषय पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वह आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, दैट इज़ न्यू बायोलॉजी या नया जीव विज्ञान। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको समझना है, तो उसके पीछे की जो स्टोरी है, कहानी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो पाएगा। जैसे कि आप जब कोई मूवी देखने जाते हैं तो ट्राई करते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई भी उसका एक सीन मिस ना होने पाए, ताकि आप पूरी की पूरी पिक्चर, पूरी की पूरी मूवी को सही से समझ सकें। सही से आपको पूरी कहानी क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये न्यू बायोलॉजी सब्जेक्ट आया कहाँ से और इसमें क्या काम हो रहा है? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले समय में इस विषय से? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ये जो वर्ल्ड वाइड कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट होती है, तो आपको पता ही है कि एक कमेटी या एक कंट्री या कई सारे कंट्रीज़ किसी एक प्रॉब्लम पे थिंक करते हैं, सोचते हैं, विचार-विमर्श जो कि हम लोग भी भारत में अपने देश में ये परंपरा रही थी कि हम लोग शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ मतलब कि किसी भी विषय पे बहुत गहन चिंतन करना, बहुत डीप में सोचना या डीप थिंकिंग करके ये देखना कि आने वाले समय में क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं, क्या चैलेंजेज़ हो सकते हैं हमारे सामने और उनके लिए एक पूरी प्लानिंग बनाना, एक योजना बनाना हमारे देश में भी होता था, आज भी होता है। तो अब जहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड देश 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो है विकसित जिनको हम लोग कह रहे हैं डेवलप्ड और एक वो है जिनको हम लोग कह रहे हैं विकासशील यानी वो डेवलपिंग। तो मानी बात है यहाँ पे जो ये कमेटी है दैट इज़ एनआरसी नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका की, यूएसए की, यहाँ पे एक इन लोगों की कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में वो सारी चीज़ों पे बात की गई कि आने वाले समय में यानी 100 इयर्स में अगर हम बात करें, तो हमारे सामने क्या-क्या मेजर चैलेंजेज़ होंगे। और आप देखें तो ये बहुत ही डीप रिसर्च करके कुछ यहाँ पे चैलेंजेस मेंशन किए गए, जो कि हम लोग आगे जिन पे बात करेंगे। तो ये जो कमेटी थी जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, फिर इस रिपोर्ट का जो रिव्यू हुआ, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 3 जो ग्लोबल लेवल पे सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हैं जिन्होंने इसका रिव्यू किया। दैट इज़ पहला जैसे आपका एमआईटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये सारे जो ऑर्गनाइजेशंस हैं, ये सारे पायनियर हैं। तो अब इनको य यहाँ पे अगर कोई भी रिपोर्ट कमेटी अगर इनके थ्रू रिव्यू है, तो उसपे क्वेश्चन्स कभी उठते हैं। तो ये जो है कमेटी ने कुछ रिपोर्ट्स जो रिव्यू की रिपोर्ट, उसमें क्या-क्या पॉइंट्स हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। तो पहली देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 जो है इम्पोर्टेंट एरियाज़ थे, जिन पे अ, यहाँ पे इन्होंने इन इश्यूज़ को रेज़ किया। जैसे कि कौन-कौन से फूड, एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड हेल्थ क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखिए पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो मानी बात है, हमें फूड रिसोर्स ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मानी बात है, कंज़म्पशन्स भी बढ़ेगा। तो इन्होंने जो 4 इश्यू रेज़ किए इस कमेटी ने कि आने वाले 100 इयर्स में, आने वाले समय में कौन-कौन से वो 4 एजेंडा होंगे, कौन-कौन से वो इश्यू होंगे जिन पे किसी एक कंट्री को ही नहीं, वर्ल्ड वाइड सभी को काम करना चाहिए मिलके और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साथ में आना चाहिए। जैसे कि नंबर 1
इन्होंने कहा जनरेट फूड प्लांट्स टू अडेप्ट एंड ग्रो सस्टेनेबिलिटी इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, क्योंकि धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ेगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो हमें क्रॉप्स को, फूड प्लांट्स को डेवलप करना चाहिए, हाई यील्ड्स हो, ताकि हम जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी नीड को पूरा कर सकें। तो पहला तो ये। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंड एंड सस्टेन इकोसिस्टम फंक्शन एंड बायोडायवर्सिटी इन द फेस ऑफ रैपिड चेंज। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि भाई हमें खेती करनी है, कृषि करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अब आप जैसे ही आप फॉरेस्ट को कट करोगे, कोई भी एक ट्री है तो आप समझिए वो हमारा सबसे प्रीवियस, सबसे पुराना एंसेस्टर या पूर्वज है। तो अगर आपने उसको कट किया तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि हमें खाने के साथ सिर्फ खाने से ही बात नहीं बनेगी, हमें फ्रेश वाटर भी चाहिए, एयर चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए रहने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ें और नई-नई डिसीजेज़ होती जाए। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हर इंसान को क्या चाहिए? एक एक लंबी आयु, यानी एक उसकी अच्छी एज हो, हेल्थ अच्छी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो। यही तो वास्तविक डेवलपमेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये विकसित है। इसको हम थोड़ी ना कह सकते कि जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, नेचर ठीक नहीं है, भले ही वहाँ पे हाई लेवल पे बिल्डिंग्स हैं, चीज़ें हैं, ऑक्सीजन लेवल कम है, फ्रेश एयर कम है, तो मानी बात है, इसको हम डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी ये टॉपिक है सेकंड नंबर पे, कि हम अपने एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम को समझें कि सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, हम ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमसे पहले भी इस अर्थ पे, पृथ्वी पे मौजूद थे। तो उनके विषय में भी सोचना हमारा काम है। नंबर 3 क्या है? ये आपका एक्सपैंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। अब पेट्रोल, डीजल एंड अदर जो भी हमारे फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल, वो धीरे-धीरे आप उसको कंज़्यूम करोगे, तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएँगे। उनसे पॉल्यूशन भी है, चीज़ें भी हैं, उनको भी समझिए कि अगर वो फॉसिल है, तो कहीं न कहीं एनवायरनमेंट में उसका भी एक रोल है। ऐसा तो है नहीं कि भई हमने सारा फॉसिल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि हो सकता है कि नेचर में उसका भी एक रोल हो, पार्ट हो। आप जितना एक्सट्रैक्ट करेंगे, जितना चीज़ें करेंगे, उतना ही ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर होंगे, सुनामी आएँगी, भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो ये भी सब है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, हमारे साथ-साथ एक पूरा इकोसिस्टम है, अदर ऑर्गेनिज़्म है, चीज़ें हैं। तो अगर हम सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं, होमो सैपियंस या ह्यूमन, तो हमारा तो सबसे पहला कर्तव्य ये भी बनता है कि हम अपने अलावा हर एक ऑर्गेनिज़्म के बारे में भी सोचें, प्लांट्स के बारे में सोचें, क्योंकि वही हैं जो कि हमारे सबसे पुराने एंसेस्टर, पूर्वज हैं। अगर हम उनके विषय में सोचेंगे, तो 100% वो हमारे विषय में सोचेंगे, और हमा और हमारा एनवायरनमेंट एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, जहाँ पे सभी लोग एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी एज अपनी जी सकते हैं। नंबर 4, अंडरस्टैंड इंडिविजुअल हेल्थ। अब इंडिविजुअल हेल्थ का मतलब, अब क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, आप खुद समझिए, हम लोग इवॉल्व हुए, हमने बायोलॉजी में पढ़ा कि भई हम लोग एप्स से हुए, यानी कुछ विशेष प्रकार के मंकीज़ हैं जिनको एप की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि आपका चिंपैंज़ी, ओरंगुटैन, गोरिल्ला और गिबन, ये 4। तो अब अगर हम देखें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी उठता है कि भई ये चारों तो आज भी प्रेज़ेंट हैं, लेकिन अ, हम लोग जो ये सारे सब के सब कन्वर्ट क्यों नहीं हो गए ह्यूमन में? और हम जो बीच की स्पीशीज़ हैं, जो हमारे
होमो इरेक्टस थे, होमो हैबिलिस थे, निएंडरथल थे एंड जावा एंड अदर, वो सारे तो नहीं है। तो कहीं न कहीं एक आज भी एक ये बहुत बड़ा रिसर्च का इश्यू है कि आज भी अगर हम देखें तो हर एक ह्यूमन इंडिविजुअल की एक अलग एंसेस्ट्री है, उसका एक इवोल्यूशनरी पाथ अलग है हम सबका। तो हमारे अंदर जो म्यूटेशंस हैं, हमारे जो डीएनए लेवल पे चेंजेस हैं, उसको हमें डिटेक्ट करना चाहिए और उस बेसिस पे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि भई प्रिस्क्रिप्शन हम एक ही मेडिसिन अगर आपकी फैमिली में मैं सभी को प्रिस्क्राइब करूँ, तो इट मे बी पॉसिबल कि समवन इज़ एलर्जिक टू दैट मेडिसिन, उससे वो ब किसी पे वो 100% काम करे, किसी पे 80% करे, किसी पे 50% करे और किसी पे करे ही ना और किसी को वो हार्म कर दे। तो दैट्स व्हाई ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जीनोमिक लेवल पे हम एक-दूसरे से कितना डिफरेंस है। तो ये जो चीज़ें हैं, जिसको हम लोग एक टर्म देते हैं प्रिसिज़न या पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन, ये हमारा सेगमेंट है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये 4 वो इश्यूज़ थे जो कि उस कमेटी जो कि आपकी नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका के थ्रू ये चीज़ें हुई और इन्होंने वर्ल्ड वाइड सभी कंट्रीज़ को एकजुट करने का प्रयास किया कि भाई सब एक साथ आके मिल के इन सब विषयों पे काम करें क्योंकि टैलेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल किसी एक नहीं, अलग-अलग लोगों सबके पास है। एक टाइम में आप देखिए भारत में, हमारे देश में, इंडिया में, भारत में लोग आते थे अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए। हमारे यहाँ भी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ थी। नालंदा, विक्रमशिला, तो ये सब क्या थे? यहाँ पे थिंकर्स थे। आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी कमी क्या है? थिंकिंग की। हमको ये नहीं बताया जाता थिंकिंग जो सब्जेक्ट हाउ टू थिंक। आज इंटरनेशनल लेवल पे थिंक ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आप अमेरिका में है, सर्च करिएगा थिंक ग्लोबल एंड थिंक टैंक्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन जिन पे हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे जितना हमारी थॉट प्रोसेस, जितना हम सोचेंगे, समझेंगे किसी चीज़ पे, उतने ही ज़्यादा हम लोग किसी भी टॉपिक को समझ पाएँगे और उससे जुड़े हुए आगे के जो चैलेंजेस हैं, उनको भी सॉल्व करने में कैपेबल हो पाएँगे। तो ये 4 चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये 4 इश्यू थे जो कि फाइंड आउट हुए। देन आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर दैट अब यही कमिटी जो थी अदर जो डिस्कशंस हुए, डिबेट हुए, तो उनमें फाइंडिंग्स क्या है कि इन इन जो 4 गोल्स को अचीव कैसे किया जाए? तो अचीव करने के लिए देखिए क्या है यहाँ पे, पहला कि भाई कैसे इसको हम लोग सॉल्व करें, कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे? तो पहला क्या आया? दीज़ गोल कैन नॉट बी अचीव्ड बाय एनी वन सब डिसिप्लिन और एजेंसी, यानी कोई एक इंस्टीट्यूट चाहे कि हम अकेले ही ये चारों प्रॉब्लम को या किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, तो ये इम्पॉसिबल है। This requires a integration across biology and with other sciences and engineering, and that is difficult to capitalize on within traditional institutional and funding structure। तो यहाँ पे सरल भाषा में अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने सिंपल बात कही कि जैसे अब न्यू बायोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन, जैसे एक टर्म आता है इंटीग्रेटिव बायोलॉजी या इंटीग्रेटेड साइंस, आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटीग्रेटेड। अब जहाँ पे हम लोग स्टीम की भी बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सबको कंबाइन कर दिया जाए, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई अब सिर्फ बायोलॉजी की बात तो नहीं है। अब आप देखें तो बायो के साथ अगर हम टेक्नोलॉजी को लगा दें तो सब्जेक्ट आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करें तो आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसी तरह बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये जितने भी सब्जेक्ट्स आए, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब इंटीग्रेशन हो। तो अब आप खुद देखिए तो हर एक चीज़ में आपको वैसे भी अगर आप कॉमन सेंस देखें तो कोई भी जैसे आप मैथ्स को देखिए, वो तो हर हर एक जगह है। आप बायो में भी है, कोई भी है, सेल है, ऑर्गेनिज़्म है, उसकी काउंटिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसी तरह
केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई अब कोई एक इंसान, कोई एक पर्सन हर एक फील्ड में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। जस्ट लाइक जैसे आप किसी भी टीम की बात करें, किसी गेम की बात करें, जैसे क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, तो एक टीम में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे बैट्समैन हों, फील्डिंग वाले भी हों और वो। तो आपकी टीम जब बनेगी तो आपको चूज़ करना पड़ेगा ना कि भाई अलग-अलग स्किल सेट के लोग हों, तब एक प्रॉपर विनिंग टीम बन पाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे साइंस में भी अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अगर एक बायो का एक्सपर्ट है स्पेशली जिसका इवोल्यूशन में है, और अगर मुझे हिस्ट्री में जाना है तो मेरे पास एक हिस्ट्री का भी एक्सपर्ट है, एक मैथमेटिशियन भी है, एक केमिस्ट्री का है, एक फिजिक्स का है। तब जाके हम लोग कंबाइन करके एक टीम बना पाएँगे जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर पाएगा मिलके, क्योंकि हमारा काम एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करना नहीं है। हमारा काम तो है कि हम एंटायर जो अपना प्लेनेट है, हमारी जो अर्थ है, वहाँ पे रहने वाले हर एक इंडिविजुअल, हर एक ऑर्गेनिज़्म के लिए हम कुछ कर पाएँ, अपने लिए भी कुछ कर पाएँ, उनके लिए भी कुछ कर पाएँ, तो हमें एक टीम की तरह सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा प्लेनेट सेफ रहेगा, तो सभी लोग सेफ रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में कॉम्पिटिशन ना करके एक टीम बनाएँ, और जहाँ पे इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ जितने भी लोग हैं, वो अपने-अपने स्किल सेट का यूज़ करके एक विनिंग टीम बनाएँ जो कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ये यहाँ पे पहला इनका एक फाइंडिंग था, जो कि बिल्कुल सही बात है। नंबर 2, it is not merely the sciences that need to be integrated. The new biology will draw on the research and development capabilities of universities, government and industry. तो अब यहाँ पे देखिए फिर से अगर इसको सिंपल शब्दों, सरल भाषा में देखें, तो न्यू बायोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो जाए ऑन पेपर, क्योंकि होता क्या है अक्सर सब्जेक्ट बन जाते हैं, बुक पब्लिश हो जाती है, पेपर्स पब्लिश हो जाते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं खड़ी है। हम लोग वहीं के वहीं, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप खुद समझिए कि भाई अगर किसी भी गेम में, क्रिकेट में या किसी भी उसमें हम सिर्फ स्टडी करते जाएँ, बुक पब्लिश कर लें, लेकिन कभी ग्राउंड पे आके खेले ही नहीं, तो कोई विनिंग टीम तो नहीं बन पाएगी। सिर्फ बुक पढ़ के सिर्फ नॉलेज गेन किया, आपको प्रैक्टिकल लेवल पे उसको फील्ड में जो प्रॉब्लम सेट है, जहाँ पे वो है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब ज़रूरी क्या है? खाली सब्जेक्ट्स का ऑन पेपर इंटीग्रेशन ना हो। हमारे पास क्या है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं। एंड इंडस्ट्री है। अब आप खुद समझिए अगर एकेडमिक लेवल पे हमको किसी सब्जेक्ट को डेवलप करना है, तो सबसे ब्रिलियंट जो माइंड होंगे उसमें वो कौन है? आप लोग हैं, स्टूडेंट्स। क्योंकि जो अब एक 12th पास करके आ रहा है या 10th पास करके एक स्टूडेंट आ रहा है या कोई ग्रेजुएट है, आप सोचिए उसकी कितना कैपेबिलिटी होगी, कितनी नई चीज़ें उसने लर्न की होंगी, उसका जो ब्रेन है, वो अगर एक राइट डायरेक्शन में, राइट तरीके से उसको गाइड किया जाए, तो 100% वो भी सॉल्यूशन निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमें डिग्रीज़ पे ध्यान देना है, कि नहीं-नहीं आप डिग्री गेन करते जाइए, तभी आप कर पाओगे। ना, ना ऐसा नहीं है। बहुत सारे आप देखोगे वर्ल्ड वाइड ऐसे लोग हैं, जो सिर्फ़ 12th है, जिनके पास सिर्फ़ एक ग्रेजुएट है, लेकिन उन्होंने बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, बहुत सारे इन्वेंशंस किए, कंपनीज़ बनाई, हैं ऐसे लोग। तो अगर ये क्या है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को, गवर्नमेंट को, जैसे अब आपका यूनिवर्सिटी हो गई, अब गवर्नमेंट में जैसे हम लोगों के यहाँ क्या है, अब सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसीएआर हैं, जैसे अगर आप इंडिया में बात करो भारत में, तो ये क्या है, ये सारे एजेंसी जहाँ पे रिसर्च हो रही है। गवर्नमेंट है जहाँ पे फंडिंग है। अभी हमारी गवर्नमेंट में देखिए अटल इनोवेशन मिशन, अटल थिंकिंग लैब जैसे अभी ये सब जो नए इनिशिएटिव शुरू हुए, अब इनको अगर कंबाइन किया जाए यूनिवर्सिटीज़ के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और साथ में अगर जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनना है या कोई भी चीज़ हमने रिसर्च की है, तो अब उसको मार्केट लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे लॉन्च कैसे किया जाए, उससे तो सबसे बेहतर उसमें क एक इंडस्ट्री से बेहतर कौन बता सकता है कि भाई किसी भी
प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल स्केल पे हमको कैसे उसे डेवलप करना है, कैसे उसको लॉन्च करना है। तो इसीलिए इन तीनों ही चीज़ों को हमको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस, फंडिंग जिनके पास है, जिनके पास वो सारे हाई लेवल साइंटिस्ट हैं, लोग हैं, जो कि इन्वॉल्व हैं। यूनिवर्सिटी जैसे आप बाहर की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो वहाँ रिसर्च भी हो रही है, साथ में स्टडी भी हो रही है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ अभी उस लेवल पे नहीं है, जैसे बाहर। तो हमें भी डेवलप करना चाहिए कि हम एक ब्रिज, एक सबको कनेक्ट कर सकें और हमारे यहाँ भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आएँगी, तो 100% हम एक स्ट्रॉन्ग टीम डेवलप कर पाएँगे। नाउ नंबर 3, द न्यू बायोलॉजी अप्रोच इज़ नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ फंडिंग। तो सबसे बड़ी ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं एक टीम की तरह, पूरे अपने प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए और यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात नहीं है, फंडिंग की बात नहीं है। फंडिंग है कि एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सभी का फ्यूचर सेफ रहेगा। The combined capability and expertise of the numerous organizations are required to address society's greatest challenge. तो ये सिर्फ कंट्रीज की बात नहीं है। अब आप देखें तो इस वक्त ऐसे-ऐसे अभी हमारे यहाँ G20 में और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए जहाँ पे हमने इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन किया। जैसे आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने इंडिया के साथ किया, यूरोपा एग्रीमेंट हुआ, बहुत सारे यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़, एशियन सब कंबाइन करके एक साथ एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो बस हमारे पास क्या है कि आप भी इसी टीम के पार्ट हैं। बस आपको क्या है, आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पे अपनी नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ जॉब करना, सिर्फ एक सैलरी लेना ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है हाँ, वाक़ई में हम अपनी नॉलेज का कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ वर्ल्ड वाइड इन सारे चीज़ों में क्योंकि आप सभी लोग टैलेंटेड हैं, आप सभी लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज है। बस सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। इसलिए हम इस विषय पे आज बात कर रहे हैं। नाउ अब आपको समझ में आएगा ख़ास तौर से वो लोग जो बायोटेक, बायोइन्फॉर्मेटिक्स फ़ील्ड्स में हैं, तो पहली चीज़ तो सबसे बड़ा डाउट लोगों को यही रहता है कि भई वो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं क्या? तो अब क्या है ईच वन एवरीवन इज़ इंटीग्रेटेड साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट होने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी हो या वो तो एक पोस्ट है जो गवर्नमेंट में आपको अगर जाना है, कहीं जाना है तो वहाँ रिक्वायरमेंट कर दिया गया नहीं, ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो 12th का लेकिन अगर आपने कोई नया इनोवेशन कर लिया, नई डिस्कवरी कर ली, तो आप भी साइंटिस्ट ही हो। तो अब यहाँ पे क्या है जैसे कुछ नए सब्जेक्ट्स आ गए, नए टर्म आ गए, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ये क्यों आए? क्योंकि यही जो मैंने आपको बताया जो ये कमेटी थी, जहाँ पे ये 4 एजेंडाज़ 4 जो हमारे चैलेंजेस थे, इनको टारगेट करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमने जो सब्जेक्ट्स मेन बायो को या हमने इंटीग्रेटेड साइंस की बात करें तो हमने बायो को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया, बायो को इन्फॉर्मेटिक्स से कनेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ किया क्योंकि बायो मीन्स लाइफ और अगर लाइफ सेव होगी तो सभी लोग सेफ होंगे। तो ये हमारे 2 सब्जेक्ट्स आए। आफ्टर दैट अब हर एक कंट्री में इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे काम करने के लिए जो ये 4 एजेंडास थे, अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशंस बने, चीज़ें हुई। तो जैसे हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आया, जब बायोटेक सब्जेक्ट लॉन्च हो गया, तो हमारे कंट्री में भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ। स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे बहुत सारे आप लैब हैं, आप नेट पे सर्च करिए ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की वेबसाइट एक्सेस करिए और देखिए यहाँ पे बहुत सारा काम हमारे देश ने किया है। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ आप देखेंगे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स लास्ट में देखिए एक लाइन यहाँ पे शो हुई है
Bioinformatics is a major mission to establish an information network for a scientifiक कम्युनिटी नेशनली है। तो अगर हमें भाई कोई भी डेटा जस्ट लाइक जैसे अभी अभी कोविड का ही आप देखिए एग्जांपल सी वहां पे कितने सारे स्ट्रेन्स थे जिनका भी आपका जो आरटी पीसीआर टेस्ट हो रहे थे तो ये जो जितना डेटा है ये सबको एक साथ एस्टैब्लिश करने के लिए सबके सीक्वेंसेस को डीएनए आरएनए सीक्वेंसेस को स्टोर करने के लिए भी हमें डेटाबेसेस की जरूरत थी। इसलिए हमारी कंट्री ने अभी देखिए रिसेंटली आईबीडीसी जो कि आपका इंडियन डीएनए डेटा सेंटर है वो भी इस्टेब्लिश हुआ आपका एनसीआर में फरीदाबाद में। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे समझनी होगी कि हाँ हमारे यहाँ भी एक अब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। और आपको जो भी डिटेल्स है इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिलेगा। बस आपको क्या करना है टाइम निकाल के स्टडी करना है। ठीक है। नाउ ये ये एक मॉडल है ट्रिपल हेलिक्स। दैट इज जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाली स्लाइड पे कि हमको एक ट्रिपल हेलिक्स का मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज रिसर्च सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर सब कनेक्ट हो जाए तीनों तो जो मॉडल है दैट इज नोन है ट्रिपल हेलिक्स। और ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल है जो कि आपके वो जो चार चैलेंजेस थे या किसी भी टाइप की कोई भी चीज अगर आपको चले उसको फेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है आपकी वो बन जाएगी। तो इस मोड पे हमारे कंट्री में भी काम हुआ है और चल रहा है। आपको धीरे धीरे आने वाले जो सेशंस हैं लेक्चर्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि हम इन विषयों पे ज्यादा से ज्यादा बात कर पाए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सब तक ये सूचना या इंफॉर्मेशन पहुंचे कि हमारे देश ने इधर कई सालों में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी योजनाएं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने और हम खुद देखें तो अब हमारे पास अपना डीएनए डेटा बैंक है जो हम लोग आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में पहले पढ़ते होंगे जेन बैंक ईएमबीएल डीडीबीजे जैसे जो तीन ही थे डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान और आपका यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो है ईएनए यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव एंड जेन बैंक इन सारे ऑर्गेनाइजेशन अब हम भी हैं। और हम वो फोर्थ डेटाबेस है जो कि हमारे पास आईबीडीसी दैट इज हमारा भी एक यूनिक। और आप खुद देखें तो हमारा जो जेनेटिक पूल है भारत में आप देखेंगे कि जो हमारी पॉपुलेशन है उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही डिफरेंट है। आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा अलग अलग कल्चर अलग अलग लोग हैं सबका जेनेटिक लेवल पे भी यहाँ पे अभी इंडी जीनोम प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको समझना होगा और धीरे धीरे करके अपने नॉलेज को अपने जो भी आपका पैशन है उसको आप चाहें तो यहाँ पे लाके अपने कंट्री के डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देखिए अभी कंट्री का कितना इंपॉर्टेंट एक मिशन चल रहा है कि भाई विकसित भारत संकल्प संकल्प विकसित भारत की हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन भारत एक हो जाएगा। हमारा जो देश है वो विकसित देश की कैटेगरी में आएगा। तो ये तो सपना साकार तो तभी होगा ना जब हम सब लोग समझें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपने अपने क्षेत्रों में मिल के एक टीम की तरह काम करें। तो एक देश एक परिवार एक टीम हम अपने लक्ष्य तक हो सकता है उससे कम समय में ही पहुंच जाए। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम सब मिल के काम करें बजाय एक दूसरे से कंपटीशन करने के। देखें कि हम लोग हाँ कि मिल के हम लोग कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। और ये जो चार आपके चैलेंजेस हैं वर्ल्ड वाइड इनमें बहुत सारी डिबेट्स होती हैं बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उनको समझे जाने उनमें पार्टिसिपेट करके अपने देश को भी गौरवान्वित हम लोग करें आप अपने देश का भी नाम करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब आप यहाँ पे देखिए तो इसी तर्ज पे ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हर एक स्टेट में बायोटेक पार्क इस्टेब्लिश हुआ। अब बायोटेक पार्क का मतलब क्या है बायोटेक पार्क का जैसे आप देखें अभी लखनऊ की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो ये ट्रिपल हेलिक्स मॉडल है
वो बहुत स्ट्रांग डेवलप हो सकता है, क्योंकि हमारे पास हमारे देखिए, अब लखनऊ की मैं बात करूं, क्योंकि मैं भी लखनऊ से ही बिलोंग करता हूं, तो मैं लखनऊ की बात करूं, आप देखें यहाँ पे गवर्नमेंट का बायोटेक पार्क है। अब गवर्नमेंट बायोटेक पार्क आखिर ओपन है किस लिए? क्योंकि आप लोग अपने आइडियाज लेके आए, आप लोग अपना जो ये जो मैंने बताए हैं आपको फोर, जो जिन एजेंडास पे हमने बात की है, वास्तविकता ये है कि उसी के लिए ये यहाँ पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हमारे जो अलग अलग लैब्स हैं, आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, जो मैं कह सकता हूँ भारत में एक बहुत मजबूत लेवल का हमारे पास रिसर्च का एक इकोसिस्टम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सीडीआरआई, जो कि ड्रग लेवल पे अगर आप बात करें रिसर्च में, तो इंडिया का सबसे टॉप लैब है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बॉटनी में आप बात करें, वनस्पति विज्ञान, तो आपका वर्ल्ड वाइड फेमस और भारत में नंबर वन आपका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट है। तो ये भी आपका है, बॉटनिकल गार्डन है, जहाँ पे लगभग 46,000 स्पीशीज हैं हमारे पास प्लांट्स की। तो बहुत स्ट्रांग है। फिर आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, आईआईटीआर, टॉक्सिकोलॉजी की बात की जाए तो इंडिया की सबसे टॉप लैब जो है आईआईटीआर है। इसके बाद आपका यूपीसीएसटी है, जो जो अलग बहुत अच्छे लेवल पे सब यहाँ पे भी काम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फंडिंग होती है। एनबीएफजीआर, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, जो कि आपका फिशरीज की बात की जाए, फिश फिशेस पे रिसर्च की, फिश जीनोम पे, तो यहाँ पे भी बहुत सॉलिड काम हो रहा है, सीक्वेंसिंग हो रही है। सीआईएसएच है आपका, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, आपका मलिहाबाद में। तो यहाँ पे भी आप देखें तो हॉर्टिकल्चर पे बहुत अच्छा काम है। शुगर केन, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका इंडिया की सबसे टॉप लेवल पे शुगर केन की लैब है। एसजीपीजीआई, जो कि भारत के मैं कह सकता हूँ 4-5 ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास रिसर्च हो रही है। और यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट उम्मीद, एंड हमारा मॉलिक्यूलर इंफॉर्मेटिक्स, बायो इंफॉर्मेटिक्स के लिए, बायोमेडिकल इंफॉर्मेटिक्स के लिए हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लैब्स हैं। केजीएमयू है, जो कि आपका बहुत ही फेमस है, यहाँ पे आपके पास आप देखें तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च लैब्स हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जो खुद में वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखें तो एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी है लखनऊ में। यहाँ पे भी बहुत सारा जो है काम हो रहा है। सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की, वो सारे प्लांट्स जो कि आपके जिनसे ड्रग डेवलप हो रही है, मेडिसिनल प्लांट्स है, इंडिया की सबसे टॉप लैब आपके सिटी में मौजूद है। तो ये तो मैंने जस्ट आपको लखनऊ के बारे में बताया। अब आपके भी जैसे सिटी में आप खुद पता करिए कि आपकी सिटी में कहाँ कहाँ कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, लैब्स हैं, उनके बारे में आप खुद चाहें तो कमेंट करिए, चाहे तो अपने पास बस नोट करके रखिए, क्योंकि हम सब अगर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तभी वास्तव में वो टीम, वो चीजें डेवलप हो पाएंगी जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोग अपना अपना पता करिए। मैंने तो देखिए अभी आपको लखनऊ के बारे में एक चीज ये बताई कि ये हम है, और ये बायोटेक पार्क है, यहाँ पे अगर आपने कोई आइडिया, कोई आपकी चीजें हैं, आपका यहाँ पे आप अपना प्रपोजल रखते हैं, तो आपको एज अ इनक्यूबेटर, यानी आपको 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के, आपको हर एक सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट से। और आप उसको चाहे तो एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं किसी और। तो इन सब चीजों पे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, आपके पास कुछ आइडिया हो, कुछ लोग हों जो यूनाइटेड होके एक किसी टॉपिक पे आके यहाँ पे अपना प्रपोजल डालें, और इस वास्तव में जो गवर्नमेंट ने आपके लिए इतनी अच्छी चीज बनाई हुई है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, वो उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है? तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स से आप इधर जो देख रहे हैं कॉर्नर पे, ये भारत में वो संस्थाएं हैं जहाँ पे टॉप लेवल रिसर्च होती है। जैसे आपका सीएसआईआर है, इसके बाद आपका डीबीटी है, आईसीएमआर है, आईसीएआर है। तो इनकी वेबसाइट अगर आप बस एक हैबिट बना लें कि वीकली एक बार, बस वीक में किसी भी एक दिन चेक कर लें, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पे क्या क्या काम
हो रहा है क्योंकि हमें भी अब देश को ज़रूरत है आप लोगों की कि आप लोग आगे बढ़ के आएँ और वास्तव में ये सारी फैसिलिटीज़ में हर एक चीज़ मौजूद है, आपके रिसर्च आइडिया के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, बस आपको इनिशिएट करना है। ठीक है? तो ये था हमारा आज का एक डिस्कशन जो हमने किया कि भई न्यू बायोलॉजी क्या है, न्यू बायोलॉजी के वो एजेंडा क्या हैं। अब यहीं पे आप देखें तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि भई अगर प्राइवेट लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें इंटरनेशनली, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ पॉइंट्स हैं कि आपके पास अगर कोई मैसिव प्रॉब्लम है, उसका कोई आपके पास सॉल्यूशन है, वो कैसा भी हो जो आपको लग रहा हो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तब भी आप उसपे अपना आइडिया सबमिट कर सकते हैं, जैसे गूगल एक्स हो गया या बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे आप खुद देख सकते हैं हार्वर्ड, एमआईटी, कैम्ब्रिज बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़ जब आप सर्च करना शुरू करेंगे, आपको नंबर ऑफ लिस्ट जो है वो मिलती चली जाएगी। एंड फिर क्या है कि आपको जैसे कोई प्रोजेक्ट है, आइडिया है, तो आपको जो प्लान अपना सबमिट करना है, वो भी आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को जैसे है आपने 5 टू 10 ईयर तक में भी एक प्रपोज़ल दे दिया कि हाँ, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो अलग-अलग स्टेजेज़ में आपके इंटरव्यूज़ और जो सिलेक्शन की कमिटीज़ है, वो आपको जो चेक करेगी और आप क्वालीफाई करते हैं, तो 5 टू 10 ईयर में भी अगर आप मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रपोज़ल दे देते हैं और सबमिट हुए, तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे फंडिंग मिल सकती है। जैसे मैंने बताया यहाँ फंडिंग का तो बात ही नहीं है। अगर आपके पास सॉल्यूशन है, तो फंडिंग की जितना भी अमाउंट लगना हो, कोई कमी नहीं होने वाली है, आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे आज के टाइम में हम लोग देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन्फॉर्मेशन इज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ द न्यू बायोलॉजी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि भाई आज के टाइम में इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है। आप खुद देखिए कोविड इज द बेस्ट एग्जांपल जो हमने देखा वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो भी आपकी वैक्सीन थी चीजें थी वो हमने कितने कम समय में डेवलप कर ली। और हमारे देश में भी आरोग्य सेतु जैसे ऐप बने तो आप देख रहे हैं ये आईटी का काम था, बाकी सीक्वेंसिंग के लोग भी थे, बायो भी था, वो तो ये इंटीग्रेटेड साइंस का ही आप कह सकते हैं, न्यू बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें सबने मिलकर एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम को वर्ल्ड वाइड पे सॉल्व किया। तो आज भी हम इसमें एज अ टीम की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या है कि आपका ओमिक्स अप्रोच इज द फाउंडेशन ऑफ द न्यू बायोलॉजी। ओमिक्स का मतलब ही होता है कोई भी चीज जो हम नेटवर्क फॉर्म में पढ़े, जैसे आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे आप एक जीन देख लो। अब जेनोमिक्स में हम एंटायर जीनोम देख रहे हैं, जैसे अगर आपने भाई किसी एक जीन को चेंज किया या उसके एक्सप्रेशन को चेंज किया तो अब उसका इफेक्ट एंटायर जीनोम पे क्या होगा, तो दैट इज जीनोमिक्स। इस पे हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे। इसी तरह आरएनए लेवल पे ट्रांसक्रिप्टोमिक्स है, फिर प्रोटीन लेवल पे प्रोटियोमिक्स है, आपके बहुत सारे मेटाबोलाइट्स हैं जो बनते हैं वो मेटाबोलोमिक्स है। हर एक चीज पे हम बहुत डिटेल लेवल पे इस पे बात करेंगे आगे। तो ओमिक्स अप्रोच जो है आज की सेंचुरी को ही हम लोग कह रहे हैं जी ओमिक्स सेंचुरी है, क्योंकि अब हर एक चीज बहुत ही माइन्यूट लेवल पे आपके एक नेटवर्क फॉर्म में है, बिल्कुल बिल्कुल फैमिली की तरह। जैसे अब आपके फैमिली में आप सब लोग हैं, लेकिन अगर कोई नया इंडिविजुअल आ जाए, कोई ऐसा आ जाए, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी पूरी फैमिली पे पड़ेगा। कोई एक फैमिली मेंबर है, कोई बीमार हो गया, अब उसका इफ़ेक्ट पूरी फैमिली पे है। तो ये क्या चीज़ है कि बिल्कुल हर एक हम देखें, तो हमारा जो पूरा शरीर है, बॉडी है, जिनोम है, वो पूरी सेट ऑफ एक फैमिली है डिफरेंट काइंड ऑफ अ, मॉलिक्यूल्स की या मैं कहूँ जीन्स की। तो वो भी हमें समझना पड़ेगा कि उनका एक-दूसरे के साथ इंटरैक्शन कैसा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भई किसी भी मॉडल को अगर आपको डेवलप करना तो आपके पास एक टीम हो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो जो आप रिसर्च करके ढूँढ पाएँ, फिर उसका डेवलपमेंट के लिए एक सॉल्यूशन बना पाएँ, इन्वेस्टिगेशन करें, अलग-अलग लोगों से मिलें, मिल के उनके साथ पार्टनरशिप करें, सपोर्ट और एक स्ट्रैटेजी बनाएँ और फिर इस पूरे प्रपोज़ल को लेके आप जो भी एजेंसीज़ हैं, जैसे बायोटेक पार्क्स हो गए, बहुत सारे अब भारत में हैं,
जो आप सर्च कर सकते हैं नेट पे। आप चाहे वहाँ सबमिट करें, देखें, पार्टिसिपेट करें, आपको 100% उस प्लेटफ़ॉर्म तक तब आप पहुँचे तो प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचेंगे। सिलेक्शन होना, ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन एट लीस्ट यू शुड अप्लाई, आपको अप्लाई तो करना चाहिए। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड जो ये सब जो मैंने आपको बताए थे कि दुनिया में हुआ क्या, ये जो 4 हमारे एजेंडा थे, 4 जो हमारे चैलेंजेस थे, इन्हीं सबको देखिए सॉल्व करने के लिए जब ये कमेटी ने फाइंड आउट कर लिया, वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई, तो ये चीज़ें डेवलप हो पाई। जैसे कि अगर स्पेस कम है तो वर्टिकल फार्मिंग, विदाउट सॉइल के हम हाइड्रोपोनिक्स चीजें डेवलप हुई, और फ्लोटिंग ग्रीन हाउस अब डेवलप हुए कि भाई अगर अर्थ पे हम देखें तो वाटर कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 78%, 22 या 23% जो हमारी जो लैंड है, तो अगर हम ये पॉसिबल हो कि हम ओशन में एग्रीकल्चर कर पाए, ग्रीन हाउस जो है, तो इट मे बी पॉसिबल कि हम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इफेक्टिंग द इकोसिस्टम ऑफ दैट, क्योंकि हमारा सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं कि हमने बस वहां कर दिया और बाकी वहां पे ध्यान नहीं दिया कि वहां की बायोडाइवर्सिटी वहां की, क्योंकि उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आएंगे। इसलिए हमें सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है कि सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं तो वो अर्थ पे हमारे एनवायरमेंट के लिए सभी सभी जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए सूटेबल हो, किसी के लिए हार्मफुल ना हो। तो ऐसे ही देखिए ये चीजें डेवलप हुई। फिर देखिए अल्टरनेटिव जो मैंने बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स का क्या होगा, तो देखिए इलेक्ट्रिक कार्स चीजें ये जो आई, ये इसीलिए आई, सोलर सिस्टम ये, क्योंकि भाई हमने अलग अलग अल्टरनेटिव एनर्जी के ऑप्शन देखे, क्योंकि भाई एनर्जी बहुत जरूरी है, तो हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल से ही तो सारी एनर्जी ले नहीं सकते। आफ्टर दैट देखिए ग्रीन, आपके ग्रीन बिल्डिंग्स कॉन्सेप्ट आ गए, बाढ़, ये सब क्या है, सस्टेनेबल इकोसिस्टम के लिए। जैसे सिंगापुर में बहुत अच्छा काम हुआ, उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन ये सब किया, तो हमें भी अपने कंट्री में ध्यान देना होगा। हम अपने जो भी फॉरेस्ट हैं उनको बचा पाए, उनको, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के, कि वो अपने वो नेचुरल हैबिटेट्स में रहें। अगर हम सिर्फ सबको सिर्फ जू में बंद कर दें, या आप खुद सोचिए, आप ही लोगों को किसी जगह कोई भी ऐसा नहीं चाहता है वो किसी पिंजरे में हो या कि, लेकिन हाँ, हम प्रोटेक्ट करते हैं चीजों को, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो नेचुरल हमारे फॉरेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा हमारे फॉरेस्ट सेफ रह सके, प्रोटेक्ट रह सके, ताकि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा, अपने ही घर में रहेगा, तो उससे बढ़िया उसकी लाइफ के लिए है नहीं, हेल्दी रहेगा। और हर एक ऑर्गेनिज्म की एक अपनी भाषा है, चीजें हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें ही फीलिंग है, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं। ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, देखिए वर्ल्ड वाइड बायो में आप देखेंगे कि प्लांट्स भी फील करते हैं, उनके भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमारे यहाँ के फेमस साइंटिस्ट जेसी बोस जी ने देखा कि भाई वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, चीजें हैं। तो हमें सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, चीजें हैं जो, जिनकी अलग लैंग्वेज है, भाषा है, अगर हम समझना चाहें तो हमें भी समझ में आएगा कि वो भी कुछ कहना चाहते हैं, तो वो भी समझे। और एक अच्छे फ्यूचर की शुरुआत तो तभी हो सकती है जब सभी लोगों में एक सामंजस्य हो, यानी जितने भी हैं हम लोग, जीव जंतु, एनिमल, प्लांट, सब में एक समन्वय हो। समन्वय मतलब हर एक चीज सबके लिए अच्छी हो, सिर्फ किसी एक स्पीशीज के लिए नहीं। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये एक बार कोड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट है, जिसपे हम डीएनए लेवल पे स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ गेल्फ, डॉक्टर पाउल हर्बर्ट की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए एक बस भी चल रही है बायोडाइवर्सिटी की, जिसको आप देख सकते हैं, नेट पे देखिएगा, चेक करिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूमन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडेनिन और साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनके बेसिस पे डीएनए बारकोड्स बन रहे हैं। तो इसको भी अगर आप समझे, देखें, तो आप तो समझ पाएंगे। जैसे यहाँ जो इमेज है, ये फ्लोरिडा का केस है, ये जितने भी यहाँ बटरफ्लाई हैं, आपको ऐसे देखने में बिल्कुल सेम लग रहे होंगे।
लेकिन यहाँ 20 डिफरेंट काइंड की स्पीशीज है। जब हमने डीएनए लेवल पे इसको बारकोडिंग की हेल्प से चेक किया गया, तो देखा गया ये सारी स्पीशीज अलग अलग हैं। तो ये भी अभी वर्ल्ड वाइड चल रहा है। इसमें हमारी भी जो कंट्री है, देश है, काम कर रहा है। जैसे आपका फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून एंड जितने भी जूज हैं हमारे, लैब्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो आप भी देखिए, सर्च करिए, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट, आप इस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड अभी देखें तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये सब चीजें क्या है, न्यू बायोलॉजी का इसमें सब कुछ देखिए इन्वॉल्व है। बारकोड बनेगा तो 100% आईटी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, एंड सीक्वेंसिंग भी होगी, अलग अलग चीजें। तो कोई भी सब्जेक्ट्स है, वो सबका आपका इंटीग्रेशन होगा, तभी ये देखिए पूरा नेटवर्क जो है क्रिएट हो पाएगा। एंड आफ्टर दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गया, वो भी आपका इसी न्यू बायोलॉजी अप्रोच का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें लगभग 18 कंट्रीज ने 13 ईयर में मिल के एक पूरा कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस किया, जिसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इसका रिजल्ट आया। और अब भारत में भी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ, और हमने अलग से अपनी जो हमारी लैब है आईजीआईबी न्यू दिल्ली, वहां पे हुआ। और अभी भी हम लोग इंडी जीनोम प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त चल रही हैं वर्ल्ड वाइड। तो दिस इज ये आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि काफी लंबा लेक्चर हो गया है। आगे हम लोग फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और अदर जो हमने आज टॉपिक्स किए डिस्कस, वो जो है उस पे बात करेंगे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, वो आप कमेंट्स में टाइप कर दीजिएगा, मुझ तक पहुंच जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट जब आगे के लेक्चर्स हो, तो उसमें आपके क्वेश्चंस का, प्रॉब्लम्स का, डाउट को मैं, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।